हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल इंडिया पर। प्यारे बच्चों, हम लोग बात विश्व इतिहास की कर रहे थे और आज अंतिम रूप से है वो अंतिम यात्रा के पायदान पर है वो हम आ गए। हम इसमें बात करेंगे आधुनिकता के रास्ते के ऊपर है वो किस तरह से दो राष्ट्रों की इसमें बड़ी कहानी है वो दी हुई है। जो पिछले चैप्टरों में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से एक उपनिवेशवाद की जो प्रवृत्ति बढ़ी, कौन सी प्रवृत्ति थी? उपनिवेशवाद। ये उपनिवेशवाद क्या है भाई? तब आपने कहा कि सर उपनिवेशवाद यदि देखा जाए, एक प्रवृत्ति देखी हमने राष्ट्रों की, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद उपनिवेशवाद का मतलब सामान्य सा मतलब हुआ कि एक शक्तिशाली देश है, एक शक्तिशाली देश द्वारा दूसरे देश की शासन व्यवस्था पर अधिकार। एक देश है कोई शक्तिशाली और उस देश ने दूसरे देश की शासन व्यवस्था के ऊपर कंट्रोल किया, उसके ऊपर अधिकार किया। जैसे आप उदाहरण से समझो, हमने एक उदाहरण देखा था ब्रिटेन का, हमने देखा पिछले चैप्टरों में, आपने बार बार देखा, मैंने वहां पर बार बार एक शब्द भी पढ़ा, बताया आपको, उपनिवेश, कॉलोनी, उपनिवेश। तो हमने ये कहा था कि साहब ब्रिटेन है या फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, उन देशों ने क्या किया कि उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इन देशों में अपनी बस्तियां हैं वो बसाई और वहाँ जो मूल निवासी रह रहे थे उनको विस्थापित कर खुद है उन्होंने वहाँ का शासन व्यवस्था को हस्तक्षेप किया, उन शासन व्यवस्थाओं के ऊपर कंट्रोल किया। तो एक देश ने दूसरे देश की व्यवस्था के ऊपर है वो नियंत्रण किया, दूसरे देश के ऊपर अधिकार किया और वहाँ शासन करने का काम किया, उपनिवेश है वो कहलाता है। तो ऐसा आज का जो हमारा इसमें उपनिवेश की बात होगी विशेष रूप से, वो दो राष्ट्रों में एक बड़ी बात होगी जो एशिया के, अभी तक तो हम बात अफ्रीका की कर रहे थे, अमेरिका की बात है वो हमने दो चैप्टरों में पिछलों में बार बार है वो बात आई, मूल निवासियों की बात आई, कोलंबस सॉरी कोलंबस से लेकर के हमने सारी बातें हैं वो की, कनाडा की पिछले चैप्टर में बात की, किस तरह से है वो अमेरिका की खोज होती है, तो किस तरीके से है वो स्पेनी और पुर्तगाली आए, उन्होंने नियंत्रण करने का काम किया अमेरिका के ऊपर। तो बाद में जाकर के ब्रिटिशर्स लोग आए जिन्होंने पूरी तरह से अपनी कॉलोनियाँ बसाई और बाद में हमने देखा कि जब 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो आखिर में अंग्रेजों को छोड़कर है वहाँ से जाना पड़ा। तो आज जो प्रवृत्ति इसमें जो देखी जाएगी वो बेसिक रूप से है वो दो देशों की इसमें एक स्थिति को देखेंगे। एशिया की बात करेंगे पहली बात तो, और एशिया में दो देश हैं, एक तो हैं दैत्य हैं जिसका नाम है चीन। चीन को है वो दैत्य की संज्ञा दी जाती है कि ये तो राक्षस है, इस दैत्य को पड़ा रहने दो। तो ये एक तो चाइना है और दूसरा जो हमारा पड़ोसी, एक दूसरा देश है जापान। इन दोनों की है वो बात करें, इन देशों की स्थिति को यदि हम गौर करेंगे तो एशिया में ये जो देश है ये जिसके पास विशाल जनसंख्या है, विशाल इस देश के पास ज्योग्राफी है यानी बड़ा भूभाग है, और दूसरी तरफ ये जापान एक छोटा द्वीपीय देश है, वो भी बिखरा हुआ देश, 4 द्वीपों में है वो बटा हुआ है, वसु है, शिकोकू है, क्योडो है। तो ये वोंसु है, ठीक बात है, शिकोकू है, क्योडो है, तो ये 4 द्वीपों में है वो बटा हुआ है और छोटे छोटे द्वीप रूप में है वो बसा हुआ है प्रशांत महासागर के अंदर। और दूसरा ये विशाल देश है जिसके पास बड़ी ज्योग्राफी है, बड़ा भूभाग है। तो एक चाइना की लंबी हिस्ट्री रही है, उसमें देखा गया था किस तरह से, मैंने आपको बताया भी था छोटी क्लासों में कि चीन की महान दीवार का निर्माण है वो राजाओं ने करवाया। तो चीन अपने आप में एक प्रभुत्वशाली राष्ट्र था, लेकिन बाद में जाकर के एक एशिया के छोटे से देश जापान ने है वो चीन को पराजित किया और पराजित करके एक तरह से अपने उपनिवेश कॉलोनी बसाने का है वो काम चाइना को जापान के द्वारा किया गया। लेकिन एक प्रवृत्ति दौर आया
कि जब चाइना है वो उठ खड़ा हुआ और आज विश्व की बड़ी शक्ति के रूप में है, वो चीन ने विकास किया। और चीन में अलग अलग दौर में है वो क्रांति का काम हुआ। किस तरह से साम्यवादी शासन व्यवस्था 1911 में जब सन यात सेन है वो डॉक्टर सन यात सेन लेकर के आए, तो बाद में जाकर के 1949 में चीनी क्रांति की घटना हुई। और चीनी क्रांति के बाद में तो चीन इस कदर है वो उभर कर सामने आया कि आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका है। उस अमेरिका को कोई चैलेंज कर रहा है, उस अमेरिका को कोई बैलेंस करने का कोई काम कर रहा है, तो वो चीन कर रहा है। तो इतनी प्रभुत्व शक्ति कि एक देश जो छोटे से देश का है वो उपनिवेश रहा, उस छोटे से देश ने उसके ऊपर अधिकार किया, लेकिन परवर्ती काल में उस देश ने किस तरह से विकास किया उसका एक रोल मॉडल है वो हमारे सामने चीन है, वो बनकर उभरा। तो उसकी बात हम करेंगे, इसलिए देखेंगे कि आधुनिकता के रास्ते के ऊपर किस तरह से चीन और जापान गए, उन पर बात होगी। फिर इसमें हम कोरिया की भी बात करेंगे, उसमें हम ताइवान की भी बात करेंगे, जो अभी चीन का ही एक अंग है वो माना गया, जहाँ पर है वो अलग अलग समय में गणतंत्र लोकतंत्र के लिए वहाँ पर है वो ताइवान आंदोलन कर रहा, अभी भी आंदोलन ताइवान कर रहा है। तो उसके घटनाक्रम को भी समझेंगे ताइवान का, कि किस तरीके से है वो ताइवान को चीन एक दबा कर रखा है। क्योंकि ताइवान में हमने देखा था कि जब चीन को पराजित करने का काम जापान ने किया, तो जापान को ये ताइवान का क्षेत्र प्राप्त हुआ, और बाद में जाकर के है वो कायरो घोषणा पत्र के तहत है वो ताइवान वापस चीन को सौंपा गया। तो उसके बाद से लेकर के डॉक्टर, हम बात उसमें आगे भी करेंगे, जो काई शेक है वे वहाँ पर चले गए, ताइवान तकरीबन है वो 30,000 करोड़ जो डॉलर मुद्रा लेकर के, कई कलाकृतियाँ लेकर के माओ से तुम के समय है वो भाग कर वहाँ चले गए। तो उसके बाद से लेकर के चीनी क्रांति का दौर है वो गण ईश्वरीय ताइवान है वो निरंतर आंदोलन करने की स्थिति में रहा है। तो इसके ऊपर हमारी बात होगी। देखो बात को हम है वो आगे बढ़ाते हैं, उसको थोड़ा सा आप देखें। कहेंगे कि 19वीं सदी की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया के ऊपर है वो क्या था, प्रभुत्व था। तो कहा है कि 19वीं सदी के यदि दौर को देखा जाए तो चीन का है वो पूर्वी एशिया के ऊपर प्रभुत्व था। पूर्वी एशिया का मतलब है कि चीन से जो पूर्व में बसे हुए देश है, चाहे जापान हो, चाहे फिलीपींस हो, ये छोटे ताइवान, छोटे वियतनाम वगैरह, उनके ऊपर एक तरह से कंट्रोल था। तो ताइवान नहीं करेंगे, वियतनाम है, जापान है, फिलीपींस है, इनके ऊपर अधिकार था। मैं मैप में आपको बताऊंगा। लंबी परंपरा के वारिस कौन है? सिंह राजवंश है एक चीन का। राजवंश का नाम क्या है? सिंह राजवंश। ये थोड़े से चीनी लोगों के नाम अटपटे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन चिंता मत कीजिए, याद हो जाएगा। तो कहा गया है कि लंबी परंपरा के बाद में जो सिंह राजवंश है चीन का, उसकी सत्ता है वो अक्षुण जान पड़ती थी, लेकिन बाद में जाकर के सिंह राजवंश इतने सुधार नहीं कर पाए, तो एक तरह से चीनी जो सत्ता है वो इनके हाथों से निकलकर चली गई, और एक छोटा सा नन्हा एक द्वीपीय देश है जापान, उसने चीन के ऊपर अधिकार किया। जबकि नन्हा सा द्वीप देश जापान अलग थलग है वो पड़ा हुआ प्रतीत था। इसके बावजूद ही कुछ ही दशकों के भीतर चीन है वो अशांति की गिरफ्त में एक तरह से आ गया। अशांति की स्थिति है वो चीन में खड़ी हुई, और उसको औपनिवेशिक चुनौती का सामना है वो नहीं कर पाया। यानी यहाँ पर बड़ी बात हुई है कि यदि एक दौर को देखा जाए 19वीं सदी तक, तो चीन बड़ी पावर था, चीन बड़ी शक्ति थी, लेकिन बाद में जो चीन का एक राजवंश है सिंह राजवंश, वो एक तरह से कमज़ोर हो गया और चीन में सही तरह से व्यवस्था नहीं चल पाई। चीन में अशांति का माहौल है वो पैदा हो गया, सही तरह से व्यवस्था सम्राट प्रशासन नहीं चला पाया, तो अशांति की स्थिति हुई, और उस अशांति का फायदा उठाने का काम है वो पड़ोसी देश जापान के द्वारा किया गया, और जापान ने है वो चाइना के ऊपर नियंत्रण का काम किया। तो सिंह वंश के हाथों से है वो अब राजनीतिक सत्ता जाता रह गया, और अब वह कारगर सुधार करने में भी है वो एक तरीके से
असफल रहा। तो ये बड़ी बात निकल कर आई कि अब है वो सिंह राजवंश के हाथों से सत्ता है, शासन व्यवस्था उनके हाथ में नहीं रही, वे ज़्यादा है वो शासन चला नहीं पाए और अब है वो कारगर सुधार भी नहीं किया। तो जिसके कारण लोगों में भी है वो एक इस राजवंश के प्रति असंतोष की भावना थी, लोगों ने भी है वो इनको स्वीकार नहीं किया और देश पूरी तरह से गृह युद्ध के लपेट में आ गया। दूसरी तरफ जापान एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में है वो लगा हुआ। अब यहाँ स्थिति है वो विरोधाभासी स्थिति में आ गई। पहले जिस तरह से चीन पावर थी, शक्तिशाली राष्ट्र था और उसने कई तरह से पूर्वी एशिया के देशों के ऊपर कंट्रोल किया, लेकिन अब वहां व्यवस्था अशांति की हुई, सिंह राजवंश है वो एक तरह से कमजोर हुआ, तो जापान आधुनिक राष्ट्र निर्माण के काम में लगा और जापान है वो अब आधुनिकता की ओर है वो दौड़ शुरू की। जापान अपने आप को है वो एक विकसित राष्ट्रों में है वो खड़ा करने की कतार में खड़ा हुआ, विशाल सेना का है वो गठन किया गया और अलग अलग जगह पर उपनिवेश बसाने के काम किए। चीन को पराजित किया, रूस सोवियत संघ को पराजित करने का काम है वो जापान के एक छोटे, जापान जैसे एक छोटे द्वीपीय देश ने है वो किया। देखो औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में और यहाँ तक कि जो ताइवान 1895, कोरिया 1910 को भी हैं वो अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। अब यहीं से जो जापान की एक उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति है वो यहाँ से विकसित होती, क्योंकि हम आगे जो आपको 12th में आप आगे पढ़ोगे तो एक चीज़ आएगी आपके कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान बड़ा शक्तिशाली देश था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर बंदरगाह, जहां पर अमेरिका की नौसेना का अड्डा था, उसके ऊपर है वो एक तरीके से पर्ल हार्बर को नष्ट किया। तो उसके बाद में अमेरिका है वो उग्र हो गया। जापान बहुत पावरफुल है वो देश रहा है एशिया का, अलग अलग जगह इसने भी उपनिवेश बसाए। जिस तरह से यूरोप का जो देश छोटा सा ब्रिटेन पावरफुल रहा, उसने उपनिवेश स्थापित किए, उसी तरह एशिया का एक देश जापान है जो बड़ी शक्ति के रूप में उभरा, उसने अपने उपनिवेश स्थापित, उसने चीन को उपनिवेश बसाए, उसने सोवियत संघ जैसी बड़ी शक्ति उसको धराशायी करने का काम है वो किया। और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका से भी है वो एक तरह से उन्होंने मुकाबला किया और अंतिम स्थिति में जब अमेरिका स्थिति को नहीं संभाल पाया तो अमेरिका ने जो लिटिल बॉय और फैटमैन नामक परमाणु बम है वो जापान के बड़े शहरों के ऊपर है, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर गिराए गए। तब जापान ने घुटने टेके और जापान ने समर्पण किया, अन्यथा जापान है वो किसी भी तरीके से है वो नियंत्रित होने वाला देश नहीं था। जापान है वो किसी भी तरह से कंट्रोल में आ नहीं सकता। ठीक बात है। तो हमने कहा कि जापान है वो अब आधुनिकता के राष्ट्र राज्य के निर्माण में है वो लगा हुआ और जापान ने ताइवान के ऊपर है वो 1895 में है वो कंट्रोल किया, चीन को पराजित किया, तो चीन को ताइवान का भूभाग है वो देना पड़ा था। और फिर कोरिया के ऊपर भी 1910 में अधिकार कर लिया। कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया उस समय दोनों ही एक थे, कोरिया के ऊपर है वो अधिकार कर लिया, तो बड़ी भूभाग आए, बड़े उपनिवेश स्थापित किए और उसने अपनी संस्कृति और अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1800 है वो 92 में भी पराजित किया। अब चाइना को है वो 1894 में है वो पराजित किया और 1895 में किसको किया भाई, ताइवान को है वो पराजित किया। और 1905 में रूस जैसी जो शक्ति है, रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में भी काम रहा है। यानी आप इसकी अब प्रवृत्ति को है वो देखिए किस कदर ये काम में लगा हुआ है। कौन? जापान। बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं, बड़े बड़े जो पावरफुल देश है उनको पराजित करने का काम कर रहा है। 1894 के अंतर्गत चीन को पराजित किया, 1895 ताइवान के ऊपर अधिकार किया, चीन को पराजित किया, तो फिर ताइवान है वो एक तरीके से देना पड़ा। 1905 के अंतर्गत रूस को पराजित किया, तो पास में ही एक देश कोरिया है उसको भी पराजित करके नियंत्रण करने का काम किया। तो यह एक जापान की उपनिवेशवादी प्रवृत्ति है, वो यहाँ से निकली, बड़े बड़े क्षेत्रों के ऊपर है वो अधिकार किया। तो दो स्थितियां हैं वो यहाँ पर है। कौन सी? एक तो जो चीन शक्तिशाली था, अब वो चीन क्या हो गया, एक तरीके से छीन हो गया। वह चीन जो एक समय शक्ति था और वह शक्ति अब क्या हो गई, वह शक्ति एक तरह से छीन हो गई, वह शक्ति एक तरह से है वो कमजोर हो गई। और एक कमजोर देश था, एक कमजोर जो देश है
जापान वह आज शक्ति के मोर्चे के ऊपर है, वो बड़ी जो पावर है वो निकल कर आया और उसने कई देशों को है वो पराजित किया। चीन को पराजित कर लिया, ताइवान को है वो पराजित 95 किया, इसको 94 किया, रूस को 5 में है वो किया और कोरिया को है वो 10 में किया। तो ये एक स्थिति निकल कर आई जापान की उपनिवेशवादी प्रवृत्ति की। आगे बात को है वो हम बढ़ाते हैं थोड़ी और। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र है वो बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने उसे युद्ध में है वो झोंक दिया और 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार है वो माननी पड़ी और अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की है वो शुरुआत हुई। 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख शक्ति है वो बना। तो यहाँ स्थिति ये आई कि जापान जिस कदर है वो आगे बढ़ने का काम है वो कर रहा है। हमने 94-95 से इसके काम को है वो देखा। 1905-10 में भी इसकी स्थिति है वो पिक स्तर के ऊपर थी, इसका शिखर के ऊपर है वो जापान एक तरीके से काम कर रहा था। और हमने आगे जाकर के देखा और ये भी स्थिति 1945 तक है वो जापान शिखर स्तर पर रहा, जब सेकेंड वर्ल्ड वार है वो स्थिति थी, सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जब यूएसए अमेरिका का एक सैन्य बेस मैंने आपको बताया पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, इसके ऊपर जब जापान ने है वो कब्जा किया, इसको एक तरह से नष्ट करने का काम किया, तो आंग्ल अमेरिकी जो सेना है, अमेरिका और आंग्ल यानी अंग्रेज ब्रिटेन की सेना, उन्हें है उसने एक तरीके से जापान के ऊपर क्या किया, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए, जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए और उस परमाणु बम के बाद में जापान एक तरह से ध्वस्त हो गया, जापान का है वो पतन हुआ। तो 1945 से लेकर के 1970 तक का जो समय है, 1970 तक का समय है वो जापान के वापस पुनर्निर्माण का समय था, जापान ने खुद को खड़ा करने का है वो समय था। और इस समय अवधि में है वो जापान ने बहुत सा प्रयत्न किया। तो ये तो समय अच्छा था, लेकिन 45 से 70 का समय जापान का बुरा समय है। और जब जापान के ऊपर परमाणु बम गिराए गए तो उससे जापान ने घुटने टेक दिए, इकोनॉमी पूरी डाउन हो गई, दुनिया से अलग थलग है वो पड़ गया था जापान पूरी तरीके से। महाशक्तियों ने आज भी नागासाकी और हिरोशिमा की हालात इस कदर खराब हैं कि परमाणु बम गिरने के बाद आज भी वहाँ लोग हैं वो जन्म लेते हैं, तो बच्चे जो जन्मते हैं वो बच्चे आज भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। तो ये एक उसकी दुर्दशा रही। बाद में जाकर जापान ने पुनर्निर्माण किया तो आज वापस जापान एक बड़ी शक्ति के रूप में एशिया में है वो खड़ा है। आज टेक्नोलॉजी में देखा जाए विकसित देशों की कगार में है वो जापान खड़ा है। आज जापान के पास में इतनी सेना भी नहीं, क्यों? अब वह शांति उसने धारण कर ली। शांति क्यों? जब उसके ऊपर है वो बम गिरे तो व्यक्ति भले भले शांति पकड़ लेते हैं, जापान तो कौन सी चीज़ है। तो ये एक स्थिति हमारी यहाँ रही। आधुनिक विद्वानों ने चीनी बौद्धिकों जैसे कि एक विद्वान का नाम दिया है लिमांग शिचौ, या जापान के आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शक एक कुमे कुनिताके का नाम आता है। जैसे बौद्धिक काम को आगे बढ़ाया और इन्होंने पहले यूरोपीय मुसाफिरों के जो लेख थे, यूरोपीय मुसाफिर का मतलब हुआ यात्री, जो यूरोपीय यात्री आए उनके लेखों, और इटली के जो मार्को पोलो 1254 से 1324 जो चीन में 1274 में है वो आए थे, 1274 से 1290 तक हैं वो मार्को पोलो कहाँ पर रहे? चीन में है रहे। और ये इटली का यात्री था, वेनिस का यात्री है वो था। छापाखाना का आविष्कार ये मार्को पोलो है वो करता है, जो किस तरह से प्रिंटिंग का छापने का काम है वो प्रारंभ होता है। चीन में जेसुइट पादरी मेटेओ रिक्की और जापान में लुई फ्राई जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी है वो इन्होंने आगे बढ़ाया। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध और जानकारियां दी। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए और जिनके काम से
इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्रियां है वो प्राप्त हुई। तो ये बेसिक इनकी हिस्ट्री लिखने का है वो काम किया गया है। चाहे चीन का लिमांग सिचाओ ने है वो किया, या फिर कुमे कोनिताके ने है वो जापान की हिस्ट्री लिखने का काम किया। तो एक बात यहाँ पर की गई कि इन्होंने है वो इटली के मार्को पोलो या जेसुइट पादरी मेटियो रिक्की हैं या लुई फराओ है, इन लोगों के काम को आगे बढ़ाया, और इन्होंने है जो यात्रा वृत्तांत थे उनको देख करके इतिहास लिखने का काम किया, जिससे हमें जापानी और चीनी इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये एक बात बताई गई कि इनसे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि इतिहास में ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि भाई आखिर में कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, उससे ही तो सारी बात निकल कर आती। आगे देखो, हम अब थोड़ा सा परिचय से बात को शुरुआत करते हैं। परिचय हम लेंगे तो चीन और जापान के भौतिक भूगोल में है वो काफ़ी अंतर है। चीन एक विशाल महाद्वीपीय देश जिसमें कई तरह की है वो जलवायु वाले क्षेत्र हैं। इस मुख्यतः क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं वो बहती हैं। पीली नदी जिसका नाम हुआंगे है, फिर यांग तसी नदी यांग जिसको छांग जियांग भी कहते हैं, और ये यांग टी सिक्यांग भी इसको है वो कहते हैं। ये दुनिया की तीसरी बड़ी है वो लंबी नदी है वो चीन की नदी है, और एशिया की है वो सबसे बड़ी नदी ये मानी जाती है। चीन की भी सबसे बड़ी नदी यही मानी जाती है। तो इसमें एक ज्योग्राफी की है वो बात की गई है कि साहब यदि आप स्थिति को देखोगे तो जापान और चीन की भूगोल है उसमें बड़ा अंतर है। चीन जिसके पास में विशाल भूभाग है, बड़ा क्षेत्र है, जबकि जापान के पास कम क्षेत्र है। चीन में सदा निरा है वो 3 बड़ी नदियां बहती हैं जो चीनी अर्थव्यवस्था का आधार है। जब नदियां हैं तो वो देश बहुत ही विकसित देशों में है वो माने जाएंगे, क्योंकि नदियां उनकी जीवन रेखा है। सिंचाई से लेकर के पेयजल से लेकर के उसमें जो परिवहन से लेकर के नदियों की बड़ी भूमिका रहती है। तो चीन विशाल का महाद्वीपीय देश है, और जिसकी जलवायु में 3 प्रमुख है वो क्षेत्र, 3 प्रमुख नदियां यहाँ की। पीली नदी जिसको हुआंगे कहा जाता है, दूसरी है यांग तसी नदी जिसको छांग जियांग कहा जाता है, दूसरी लंबी नदी, और फिर है वो परल नदी। और देश का बहुत सा हिस्सा है वो पहाड़ी हिस्सा चीन का है। हम सबसे पुराने जातीय समूह और सबसे प्रमुख यहाँ की यदि भाषा देखा जाए तो चीनी है, जिसको पुतोंग हुआ, लेकिन कई और राष्ट्रीयताएं जैसे कि यहाँ पर उइगर समुदाय रहता है, यहाँ पर हुई समुदाय रहता है, यहाँ पर माचू समुदाय रहता है, यहाँ पर तिब्बती समुदाय है वो रहता है। तो यहाँ की जो भाषा है उसको चीनी भाषा है वो कहा गया। मंडारिन जिसको है वो कहा जाता है, चीनी भाषा मंडारिन है वो थी। तो चीनी भाषा जिसको पुतोंग हुआ कहते हैं, पुतांग हुआ याद रहे तो ठीक है, नहीं तो चीनी भाषा नाम याद रखना, चीन की भाषा चीनी मंडारिन उसका नाम है। और साथ ही साथ विविधताओं को दर्शाया गया कि यहाँ पर कई अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं, उस तरह से इनके ये प्रांत है। जैसे तिब्बत राज्य प्रांत है, भारत के जस्ट ऊपरी पहाड़ी भाग में है वो तिब्बत है। तो पहले तो तिब्बत एक स्वतंत्र देश के रूप में था, लेकिन बाद में है वो चीन ने इसके ऊपर नियंत्रण किया, तो भारत ने भी मान्यता दी, और उसके परिप्रेक्ष्य में फिर आगे जाकर हमारे और चीन के बीच 1962 का युद्ध भी है वो लड़ा गया। तो यहाँ पर जो कुछ राष्ट्रीयता यानी अलग अलग है वो जो प्रांत है उसकी, और उसमें अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। जैसे एक प्रांत है यहाँ का उइगर प्रांत है जहाँ मुसलमान ज़्यादा है, और मुसलमानों के ऊपर है वो चीन बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहर बरपाने का काम कर रहा है। उइगर समुदाय। एक यहाँ पर हुई समुदाय, कौन सा समुदाय है? हुई है। तो एक यहाँ पर माचू समुदाय है, और तिब्बती लोग हैं जो एक तरह से आपने देखा होगा सर्द ऋतु में है वो स्वेटर वगैरह ये बेचने के लिए तिब्बती लोग आते हैं। तो ये भी है। तो ये अलग अलग राष्ट्रीयताएँ हैं वहाँ पर रहने वाले लोग हैं। फिर कैंटन की बोली उए और संगाईनीज यानी संगाई बोली वू जैसी बोलियों के अलावा कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती हैं। और साथ ही साथ अन्य भाषाओं की यदि भी बात की जाए तो गुआंग जाओ की जो बोलियां हैं उए और संगाई नीज यानी जिसको संगाई में वो कहा जाता है। तो संगाई भाषा और उए ये भाषाएं उसकी उपबोलियां भी हमें देखने।
तो ये चाइना की स्थिति है कि चीन विशाल महाद्वीपीय देश है, 3 नदियाँ बहती हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग वहाँ की राष्ट्रीयताएं यानी अलग अलग है, वो समाज के लोग वहाँ रहते हैं, जहाँ तिब्बती समुदाय रहता है, वहाँ पर उइगर है वो रहते हैं, वहाँ पर माझी समुदाय के लोग रहते हैं, और अलग अलग भाषाओं की भी हमने यहाँ पर बात की। कई अल्पसंख्यकों की बोलियाँ हैं वो भी चीन में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक चाइना की स्थिति है वो यहाँ पर आई। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, हम है वो भारत है, तो ये तो एक स्थिति हमारी निकल कर आई। ये जो बड़ा भूभाग है ये चाइना का हिस्सा है, ये चाइना है, ये चीन है आपका, ये चीन, और ये वाला यहाँ पर है वो तिब्बत की स्थिति है वो निकल कर आती है। तो ये तिब्बती भूभाग आता है। यहाँ देखोगे तो ये कजाकिस्तान है, वो मध्य एशिया का देश है। ये जो लोकेशन देखोगे तो ये मंगोलिया की है वो लोकेशन आई हुई है। ये जो लोकेशन देखोगे तो रूस है, ये है वो रशिया है, और इस रशिया को है वो पराजित करने का काम किसने किया था? जापान ने किया। अब यहाँ आप स्थिति देखिए, ये एक बड़ा भूभाग वाला देश है, और जबकि यहाँ पर एक देखो ये 3 ये द्वीप के रूप में है वो पड़ा, ये होक्काइडो द्वीप है, ये होन्शु द्वीप है, ये राजधानी टोक्यो है, और ये है वो शिकोकू है, और यहाँ पर है वो क्यूशू। ये 4 द्वीप हैं, इनके ऊपर जापान है वो देश बसा हुआ, बस कुछ भी नहीं, बहुत ही कम भूभाग बना। जबकि यहाँ पर विशाल है वो महाद्वीपीय देश है, जिसमें सदा निरा है वो नदियाँ बहती हैं, अलग अलग समुदाय के लोग। अब इस छोटे से देश ने है वो आप देखोगे कि किस तरफ से है वो कब्जा करने का काम है वो किया, कि बड़ी शक्तियों को है वो इसने दबाने का काम किया, इसके ऊपर भी कंट्रोल किया, इसके ऊपर भी है वो कंट्रोल करने का काम किया। अफगानिस्तान तक भी है वो आकर जापान अब आगे बढ़ा था, लेकिन फिर बाद में है वो अंग्रेजों ने स्थिति है वो संभालने का काम किया। तो ये भी एक स्थिति है वो रही। ये मंचूरिया का क्षेत्र है, और ये उत्तरी और दक्षिणी कोरिया का भूभाग, इनके ऊपर भी अधिकार रहा है। तो ये संगाई शहर है, ये पूर्वी चीन सागर है, जापान क्षेत्र 1941, और ये ताइवान वाला हिस्सा रहता है। तो ये एक क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर है वो इस तरफ दिखाया गया। तो आपको मैप में है वो अब समझ में आ गई होगी हम क्या कहानी कर रहे हैं। हम कहानी ये बता रहे हैं कि एक जापान छोटा सा देश है, द्वीपीय देश है, समुद्र में अलग अलग द्वीपों के ऊपर है वो टुकड़ों में बसा हुआ है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू 4 द्वीप में है रूप में बसा हुआ छोटा सा देश, जिसने बड़े भूगोल वाले देश के ऊपर कब्जा किया, और ताइवान के ऊपर किया, उत्तरी दक्षिणी कोरिया को किया, मंचूरिया अधिकार में रहा, और ये रूस तक का बड़ा भूभाग है वो पूरे के पूरे इस क्षेत्र को इन्होंने कंट्रोल करने का काम है वो जापान के द्वारा किया गया। और बाद में जब जापान की अवनति हुई 1945, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से लेकर 45 तक हुआ, 45 में समाप्त हुआ, तो उस समय फिर एक तरीके से यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिराए जाने से इस पतन की ओर वो गया। देखो आगे बढ़ते हैं कि चीनी खानों में क्षेत्रीय विविधता की झलक है वो मिलती है, और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह की खाने देखी जा सकती हैं। सबसे प्रसिद्ध जो पाक प्रणाली खाना दक्षिणी या कैंटोनीय, जो कैंटन वो उसके आंतरिक क्षेत्र की हैं, और इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। जाना माना डिम साम, यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दिल को छूना, यहीं का खाना है जो गूंथे हुए आटे को सब्जी आदि से भरकर उबालकर बनाया जाता है। तो चीन की एक डाइवर्सिटी को बताने का काम किया, किस तरह की वह भूगोल ने विविधता चीन को दी, जहाँ पर पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, मैदानी भाग हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग है वो प्रांत, और अलग अलग तरह से व्यंजन है, खान पान, उनकी बात की गई है कि साहब जो चीन की क्षेत्रीय विविधता है तो उसमें 4 प्रमुख प्रांत है, 4 प्रमुख खान है, उनकी बात है वो की गई। और जिसमें जो दक्षिणी हिस्सा कैंटोनी का है, जो दक्षिणी हिस्सा कैंटोनी का है, यहाँ विदेशों में रहने वाले ज़्यादातर है वो चीनी कैंटन प्रांत में आते हैं, ज़्यादातर विदेशी लोग हैं वो चीन के इस कैंटन प्रांत में है वो आते हैं, कैंटोनी क्षेत्र में आते हैं। तो ये विदेशियों का एक बड़ा, एक तरह से प्रवास का बड़ा क्षेत्र है। और यहाँ खाद्य व्यंजन की बात की गई है, जिसको डिमसम है वो कहा जाता है, कि वो गूंथा हुआ आटा है उसमें है वो सब्जी को भरकर उबाल कर बनाया जाता है, तो उससे स्वादिष्ट व्यंजन बनता है, वो बड़ा प्रसिद्ध है। तो स्वादिष्ट व्यंजन के लिए आपके मुंह में भी पानी आता होगा भाई। अब है वो बात हम जापान की करते हैं। ये तो एक इस स्थिति हमने देखी परिचय चीन का। तो
चीन के बारे में सामान्य बातें आपको याद रखनी है। चीन एक महाद्वीपीय देश है, विशाल क्षेत्रफल है, सदा निरा नदियाँ बह रही है, पहाड़ी मैदानी भूभाग है, 4 उसमें अलग अलग राष्ट्रीयता की बात की, भाषाई बात की, और बड़ा कैंटन दक्षिणी क्षेत्र और विदेशियों का बड़ा केंद्र रहता है। अब बात करते हैं हम जापान की। तो जापान एक द्वीप श्रृंखला देश है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप में नाम आता है होन्शु, क्यूशु, शिकोकु और होकाइडो। ओकिनावा द्वीपों की श्रृंखला है वो सबसे दक्षिण में, लगभग बाहामास वाले ही अक्षांश पर स्थित है, और मुख्य द्वीपों की है वो 50% से अधिक जमीन पहाड़ी है। जापान बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में आता है, यानी सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं दुनिया में तो जापान में आते हैं, और इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को प्रभावित करने का काम किया है। तो एक चीज़ आई जापान की कि आप यदि जापान को देखोगे तो जापान एक द्वीपीय श्रृंखला का देश है। कैसा देश है? एक द्वीपीय श्रृंखला का देश है। द्वीपीय श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि अलग अलग द्वीप हैं जो श्रृंखला मिलते हैं, जैसे ये होकाइडो है, फिर होन्शु द्वीप है, फिर हमें है वो ये आपके शिकोकु मिलता है, क्यूशु मिलता है। तो ये एक चैन के रूप में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? एक चैन के रूप में। तो जापान एक द्वीपीय देश है और ये कैसा श्रृंखलाबद्ध रूप से, और कहा गया कि इसको यदि आप देखोगे तो वैश्विक रूप से जापान भी बाहामा जो द्वीप के अक्षांश वाले क्षेत्र में ही पड़ा है। हमने बाहामास देखा था आपको किस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका और जो ये वाला जो क्षेत्र हिस्सा था यूएसए का, और यहाँ पर है वो हमने दक्षिणी अमेरिका वाला भाग देखा था। यहाँ पर हमने बाहामास द्वीप को पढ़ा था, एंटीलीज को भी है वो देखा था, व्रत एंटीलीज है, क्यूबा को ये देखा था। तो लगभग उसी अक्षांश के ऊपर है वो जापान भी आता है। तो ये जापान है, और ज़्यादातर कहा गया कि जापान की जो बड़ी भूमि है वो ज़्यादातर क्या है? ज़्यादातर भूमि पहाड़ी है, ज़्यादा इतना उपजाऊ क्षेत्र भी है वो जापान का नहीं है। लेकिन आगे जाकर जापान किस तरह से एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा उसकी बात है वो की गई है। जापान में पशुपालन की परंपरा भी है वो नहीं रही। चावल है वो बुनियादी फसल है, लोगों की मुख्य आधार वाली फसल है, और मछली है वो प्रोटीन का बड़ा स्रोत है, क्योंकि आपने देखा समुद्र में पूरी तरह से जापान है, चौतरफा समुद्र से है वो घिरा हुआ है। तो इस कारण से है वो जापान में बड़ा स्रोत क्या है? मछली पालन का काम है वो ज़्यादा हो रहा है। आप ये देखिए ये पूरी तरह से इसकी चारों तरफ है वो सागर ही सागर है। तो ऐसी स्थिति में है वो जापान में मछली पालन का काम है वो ज़्यादा हो रहा है। तो प्रोटीन का बड़ा स्रोत है वो क्या है? जापान में मछली है, और चावल इनका मुख्य भोजन है। तो चावल की है वो कृषि ज़्यादा होती है जापान के अंदर। कच्ची मछली साशिमी या सुशी अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है, क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद है वो माना जाता है। और जापान में एक मछली मिलती है सुशी, तो ये सुशी मछली है, साशिमी भी इसको कहते हैं, साशिमी। तो ये साशिमी मछली है वो कहते हैं भाई सेहत के लिए अच्छी है, पूरी दुनिया में है वो इसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, खाते हैं। तो ये वैश्विक रूप से जापान में ही मिलती हैं। तो कभी मौका मिले तो खाना सुशी। मैं तो भाई नहीं खाता हूँ सुशी वगैरह, तो आप खाना ये सुशी या साशिमी। अब जापान की थोड़ी राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। ये तो एक लोकेशन देखी जापान की इस स्थिति में है वो था। अब वहाँ का सिस्टम कैसा था, पॉलिटिकल व्यवस्था कैसी थी, उससे बात हमारे निकल कर आएगी। तो जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का है वो शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली जो सत्ता है वो शोगुनों के हाथ में है वो आ गई। यानी जापान की बात की गई है कि जापान में यदि शासन देखा जाए तो राजा शासन चलाता था। कौन चलाता था? राजा चलाता था, सम्राट शासन चलाता था। और सम्राट है वो देखा जाए तो क्योतो में जो रहने वाला व्यक्ति वो ही सम्राट होता था। क्योटो हमने आपको ये बताया था, यहाँ पर ये लोकेशन है क्योटो की, यहाँ पर है वो आप आ जाइए। ये देखिए क्योटो, ये शिकोकु द्वीप का है वो बड़ा हिस्सा है, तो ये क्योटो। तो यहाँ पर रहने वाला व्यक्ति ही क्या करता था? सम्राट है वो बनता था। तो उसकी बात की गई है। लेकिन बाद में आते आते सत्ता है वो यहाँ से निकलकर शोगुनों के हाथ में आ गई, शोगुन वंश के लोगों के हाथ में आ गई, जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से लेकर 1867 तक है वो तोकुगावा परिवार के लोग हैं वो शोगुन पद पर कायम थे। ये एक बड़ी बात निकल कर
आई कि यदि देखा जाए जापान में सत्ता तो सम्राट क्योटो वाला रहता था, वही सम्राट, लेकिन बाद में जाकर सत्ता शोगुनों के हाथ में आई। और ये शोगुन भी एक तरीके से जो सम्राट हुआ करता था क्योटो, उसका नेतृत्व के रूप में ये शासन चलाता था। तो 1603 से लेकर के 1866 तक है वो तोकुगावा परिवार के पास में है वो शासन रही। देश लगभग 250 भागों में विभाजित था और जिसका जो शासन है वो कौन चलाते थे, देम्यो है वो चलाते थे। तो स्थिति यहाँ पर आई, तोकुगावा परिवार कर रहे हैं और शासन कौन चला रहे, 250 भाग में अलग अलग रूप से छोटे छोटे क्षेत्र थे, तो वहाँ पर देम्यो है वो शासन चलाने के काम करते। देम्यो बेसिक रूप से राज सम्राट के अधीन है वो कुछ अभिजात होते थे, सम्राट के अधीन है कुछ लोग होते थे जो वहाँ पर व्यवस्था चलाते थे और सम्राट को है वो उसकी जानकारी देते थे। तो 250 भागों में विभाजित था और शासन देम्यो चलाते थे। शोगुन देम्यो पर है वो नियंत्रण रखता था, शोगुन सम्राट जो देम्यो के ऊपर नियंत्रण रखता था। और शोगुन है वो देम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एडो में रहने का आदेश भी देता था। और शोगुन जो सम्राट की बात की गई है कि जो शोगुन है वो देम्यो को कहता था कि आप लंबे समय तक कहाँ पर रहो, राजधानी एदो। राजधानी एदो का मतलब आज का जो टोक्यो है, टोक्यो जापान का बड़ा शहर है, बड़ी राजधानी जो रही तो उसको है वो कहा गया है कि भाई आप ज़्यादातर समय तक एदो में रहोगे, टोक्यो में रहोगे, ताकि उनकी तरफ से कोई खास है वो खतरा भी नहीं रहो। क्योंकि शोगुन को पता था कि यदि लंबे समय तक फील्ड में रहे तो कहीं मेरे लिए खतरा पैदा नहीं बन जाए, इसलिए कहा कि आप ज़्यादातर समय कहाँ पर रहोगे, यहाँ पर रहोगे टोक्यो में। शोगुन है वो प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे और सामुराई योद्धा वर्ग शासन करने वाले कुलीन थे, वे शोगुन तथा देम्यो की है वो स्वयं थे। यहाँ पर ये बड़ी एक शब्द आया सामुराई, तो ये सामुराई की बड़ी भूमिका है वो जापान में। सामुराई यानी मतलब योद्धा वर्ग जो युद्ध है वो करते थे, और सामुराई है वो बेसिक रूप से किसके अधीन काम करते थे, शोगुन और देम्यो। शोगुन सम्राट था, देम्यो उनके आगे अभिजात वर्ग थे और उनके आगे थे सामुराई। सामुराई यानी सैनिक वर्ग था जो इनकी सेवा में लगे हुए रहते थे। तो ये एक स्थिति जापान की निकल कर आई, सम्राट की निकल कर आई। प्रारंभ में तो सम्राट क्योटो वाला ही होता था, बाद में है वो शोगुन जाकर के सम्राट बन जाता है। शोगुन है वो सम्राट बन गए थे, उन्होंने अपनी सत्ता अपने हाथ में ली। और फिर इसके आगे जो अभिजात जो काम कर रहे थे वह कौन कर रहे थे, तो वह देम्यो कर रहे थे। और देम्यो को कहा था शोगुन ने कि आप ज़्यादातर समय है वो कहाँ पर रहो, एदो में रहो, यानी क्योटो में है वो रहो। और इनकी जो सेवा करते थे वो सामुराई करते थे। सामुराई कौन है, योद्धा वर्ग है। ये एक स्थिति यहाँ पर आई। आगे है वो बढ़ते हैं बात को। गेंजी की एक कथा का है वो दिया गया है, किस तरह से काल्पनिक डायरी है वो लिखी गई। तो मुरासाकी शिकुबु द्वारा लिखी गई हेयान दरबार की एक काल्पनिक डायरी दी टेल ऑफ दी गेंजी जो जापानी साहित्य की प्रमुख कथाकृति बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं भी उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने है वो चीनी लिपि का काम किया और चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी दर्शाई गई है और हेयान राज दरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर भी पेश की गई है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी ज़िंदगी जीने की है वो कितनी आज़ादी थी। तो ये एक मुरासाकी शिकुबु की है वो बात की गई जो एक लेखिका थी और उन्होंने है वो द टेल ऑफ द गेंजी करके एक जो पुस्तक है वो लिखी, एक किताब है वो लिखी, कथा करती है वो लिखी, जिसमें कथाओं का जिक्र है वो किया गया कि साहब किस तरह से है वो कुमार गेंजी की एक रोमांचकारी जिंदगी है वो बताई गई जो हेयान राज दरबार में अभिजात वातावरण की एक तस्वीर पेश करती हैं कि वो दरबार में एक अभिजात था, कौन, हेयान। तो उसकी बात को है वो दर्शाया गया है।
तो किस तरह से हेयान दरबार में कुमार गेंजी की एक स्थिति को बताया गया कि वे किस तरह से एक अभिजातीय जीवन जी रहे, एक कुलीन तंत्रीय जीवन है वो जीते थे। और साथ ही साथ में है वो महिलाओं की स्थिति के ऊपर भी है वो बात मुरासाके ने कि साहब औरतों को है वो अपने की पति चुनने और अपनी ज़िंदगी जीने की भी है वो आज़ादी थी, अच्छा जीवन जीती थी। तो दी टेल ऑफ द गेंजी किसने लिखी? मुरासाकी शिकुबी की एक किताब है, ये लेखिका हुई और इसमें है वो एक तरीके से कुमार जो गेंजी है उनकी रोमांच की ज़िंदगी को दर्शाया गया है कि हेयान दरबार में कैसा है वो कुलीन तंत्रीय जीवन जी रहे हैं, कैसा है वो अच्छा जीवन है वो जी रहे हैं शानो शौकत के साथ, उसकी घटना का एक जिक्र किया गया। आगे है वो घटना को हम लेते हैं। फिर निशिजिन क्योटो की एक बस्ती है और 16वीं सदी में वहाँ 31 परिवारों का बुनकर है वो संघ था और 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए, जिससे उसे और प्रोत्साहन मिला और निशिजन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का भी एक तरह से विस्तार हुआ, तो वहाँ पर एक विकास को बताया गया किस तरह से है वो रेशम उत्पादन का काम होता है, जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को है वो चुनौती दी। और जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई तो जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का स्रोत बन गया और एक ऐसे समय में जबकि जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ जापानी रेशम की बात की गई कि जापानी रेशम ने है वो एक तरह से जापान की अर्थव्यवस्था को है वो मजबूती प्रदान करने का काम किया और जापान की रेशम की मांग है वो दुनिया के देशों में बढ़ी। तो उस दौर में जब डिमांड बढ़ी, जिस डिमांड है वो बढ़ी, जिस दौर में जापान की अर्थव्यवस्था है वो एक तरीके से संक्रमण के दौर से गुजर रही थी और है वो विदेशी वस्तुओं से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रही, उस समय है वो जापान अच्छी स्थिति में आया और व्यापार की है वो व्यवस्था शुरू हुई। और एक बात यह भी कहा गया कि आगे चल कर के तोकुगावा व्यवस्था जो सम्राट था उसकी सत्ता को चुनौती देने का काम है वो हुआ। तो ये एक स्थिति जापानी अर्थव्यवस्था और जापानी रेशम की बात आई कि जापानी रेशम ने है वो व्यापार अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से बूस्टर का काम है वो किया। उस समय जब जापानी अर्थव्यवस्था है वो पश्चिमी देशों की वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी और मुकाबला करने की पूर्ण स्थिति में है वो नहीं थी। तो ये तो एक जापानी अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो आई। तो आज की जो क्लास थी उसमें मोटा एक परिचय ही हुआ है और हमारा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। हमने ये समझा कि व्यवस्था बात क्या थी दरअसल में, तब बात आई कि साहब जापान है वो एक आधुनिकरण के रास्ते की ओर चला और बाद में चीन आधुनिकरण के रास्ते की ओर चला, जिसने आज अपने आप को एक मॉडल के रूप में है वो प्रतिस्थापित करने का काम किया। हमने दोनों की ज्योग्राफी देखी कि चीन तो एक महाद्वीपीय है वो देश है, विशाल देश है, विशाल आबादी है, 3 नदियाँ हैं वो सदा नीरा बह रही हैं और उसको अच्छा समुद्र तट भी मिला है। साथ ही साथ जापान जो पूरी तरह से समुद्र से ही घिरा हुआ है, उसके पास विशाल समुद्र तट है, लेकिन भूगोल बहुत कम है, ज्योग्राफी बहुत कम है, विविधता जापान में भी है वो बहुत है। और उस छोटे से द्वीपीय देश ने किस तरह से चीन को, कोरिया को, रूस को धराशायी करने का काम किया। तो ये तो बात हमारी यहाँ तक हुई। अब अगली क्लास में हम है वो मिलेंगे और विस्तृत रूप से बात है वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।